नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत के चैनल राष्ट्र हित में चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गणित की 10 शिक्षण विधियां। जी हाँ दोस्तों, अब आपको थंबनेल में दिखा होगा 8 नंबर पक्के। जी हाँ, ज़रूर पक्के होंगे, क्योंकि आपको पता है 50% से ज़्यादा शिक्षण शास्त्र यानी पेडागोजी के क्वेश्चन जो है आपके इन शिक्षण विधियों से पूछे जाते हैं। पूरा डिटेल के साथ जानेंगे। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको शिक्षक बनना है, अध्यापक बनना है और आप भावी अध्यापक है, सभी मेरे प्यारे मित्र शिक्षक बंधु, एक बात सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, प्रश्नों की बात करेंगे, यहाँ पर डिटेल के साथ बात करेंगे। आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, प्रयोजन, व्याख्या, अनुसंधान में सभी को डिटेल के साथ जानेंगे। और जितना एग्जाम में यानी पेपर में आपके आना है प्रश्न, वही चीज़ें हम बताने वाले हैं। तो पहला जो आता है आपका आगमन विधि। आगमन विधि, इस विधि में प्रत्यक्ष अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन कर नियम निकाले जाते हैं। अब ये बहुत ही आसान हो गया समझने के लिए। प्रत्यक्ष अनुभव कहाँ से मिलता है? जब कुछ आप कार्य करते हैं। जब आप कुछ कार्य करते हैं तो आपको प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है। अनुभव कार्य करने से ही मिलता है, तो आगमन विधि हो गया। उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन कर नियम निकाले जाते हैं, यानी उदाहरण तथा प्रयोगों का अध्ययन किया जाता है, फिर इसके बाद नियम निकाला जाता है। ये आपके आगमन विधि में है। और ज्ञात तथ्यों के आधार पर उचित सूझबूझ से निर्णय लिया जाता है, यानी जो ज्ञात तथ्य होते हैं उसी के आधार पर ही यहाँ पे सूझबूझ का निर्णय लिया जाता है। और इसमें शिक्षक जो है छात्रों को अध्ययन करते हैं। इसमें शिक्षक जो है छात्रों के अध्ययन करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। तो आगमन विधि में क्या है? शिक्षक जो है छात्रों को अध्ययन करते हैं, वह आपकी आगमन विधि है। आगमन विधि में क्या होता है? प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। अगर एग्जाम में आ जाए कि प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर आगमन विधि में। स्थूल से सूक्ष्म की ओर आगमन विधि में। स्थूल यानी बहुत बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे करके आपका स्थूल होता है। तो ये आपके किस विधि में होता है? आपके आगमन विधि में होता है। यानी पहले बड़ा होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी घटते क्रम में। तो आपका यह स्थूल से सूक्ष्म की ओर हो जाएगा। और फिर होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट यानी बहुत इंपॉर्टेंट, फिर उसे इजली याद से धीरे धीरे सरलता पूर्वक लाया जाता है। तो ये आपके कौन से है? आपके आगमन विधि में है। अब बात करते हैं इनके चरणों की, बात कर लेते हैं आगमन विधि के चरण। दोस्तों, पहला चरण है, सर्वप्रथम हम एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। आगमन विधि में आपके सर्वप्रथम हम क्या करते हैं? उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। दूसरा चरण है, उदाहरण का निरीक्षण किया जाता है। पहले उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, फिर उसी उदाहरण का निरीक्षण करेंगे, फिर उदाहरण के आधार पर एक नियम बनाया जाता है, जिसे सामान्यीकरण कहते हैं। यानी बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझ में आ गई दोस्तों, जो आपकी आगमन विधि है। पहले हम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, फिर उसी उदाहरण को निरीक्षण करते हैं, फिर उसी निरीक्षण के आधार पर, उदाहरण के आधार पर एक नियम बनाते हैं, और जिसे सामान्यीकरण कहा जाता है। ये सभी पूरा प्रोसेस जो होता है वह आपका सामान्यीकरण कहलाता है। आइए अब बात कर लेते हैं गुण की। आगमन विधि के गुण कौन कौन से हैं? तो पहला गुण है यहाँ पर, यह एक वैज्ञानिक विधि है। आगमन विधि आपकी एक वैज्ञानिक विधि है, जिससे बालकों में नवीन ज्ञान को खोजने का मौका उपलब्ध कराता है। जो आगमन विधि है, यह बालकों में नवीन ज्ञान को, अब बालक में क्या है? नवीन ज्ञान, यानी नया कुछ होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, तो नवीन ज्ञान को खोजने का मौका उपलब्ध कराता है। वह आपका क्या है? आगमन विधि। दूसरा गुण है इसका दोस्तों आगमन विधि का, ज्ञात से अज्ञात की ओर है। यानी जो हमें नॉलेज होता है, जो हमें पता होता है, ज्ञात से हम अज्ञात की ओर चलते हैं। जो हमें पता हो, जो पता होगा, धीरे 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 करके हम कठिनता की ओर जाते हैं, यानी अज्ञात की ओर जाते हैं। ये आपका क्या है? आगमन विधि में। सरल से जटिल की ओर, यानी जो हमें पता होता है बहुत सरल है, जैसे अगर 2 + 2 जोड़ के हम 4 कर दें, ये सरल हो गया। फिर इसी को 2 × 2 कर दें, 4 बता देंगे। फिर इसी को क्या है? 2 में 2 का भाग करके देखें। धीरे धीरे प्रोसेस क्या है? सरल से कठिन की ओर। तो ये आपका क्या? आगमन विधि में है। और चलकर बालकों से मूर्त उदाहरणों को सामान्य नियम, ये भी आपके सभी आगमन विधि में है।
तीसरा जो है आपका, और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि जो सरल से जटिल की ओर चलकर बालकों से मूर्त उदाहरणों से सामान्य नियम निकलवाए जाते हैं आगमन विधि में, जिससे क्या है बालकों में जिज्ञासा बनी रहती है। अब ये एक पॉइंट नोट कर लीजिए, बालकों में जिज्ञासा किस विधि पर बनी रहती है? आपके आगमन विधि पर बनी होती। बालकों में जिज्ञासा उत्पन्न होना, जिज्ञासा बने रहना, ये आपकी आगमन विधि में। तीसरा गुण है आपका स्वयं से अधिगम करने के कारण अधिगम अधिक स्थायी रहता है। सिंपल सी बात है, जो कोई भी कार्य जब आप स्वयं करते हैं, जब आप कोई कार्य स्वयं करते हैं तो इसके कारण अधिगम अधिक स्थायी रहता है। जब आप स्वयं, कोई बताएगा तो आप भूल सकते हैं, लेकिन अगर आप स्वयं करते हैं तो उसे नहीं भूल सकते। तो क्या होता है, यह जो अधिगम होता है स्थायी होता है। ये आपके कौन से है? आगमन विधि में। अब इसके दोष मात्र एक है, आगमन विधि का इकलौता दोष यहाँ पे है जो एग्जाम में पूछा जाता है, समय अधिक लगता है। आगमन विधि में क्या है आपके, समय बहुत लगता है। और भी काफ़ी सारे आपके इसमें दोष हैं आगमन विधि में, जैसे गणित शिक्षण में इस विधि का कक्षा में सदैव प्रयोग नहीं किया जा सकता है। गणित शिक्षण में क्या है, इस विधि का कक्षा में सदैव प्रयोग नहीं किया जा सकता, हमेशा प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यह अत्यंत धीमी प्रणाली है और इस प्रणाली को अपनाकर गणित का शिक्षण प्रदान किया जाए तो कभी आपका पाठ्यक्रम समाप्त नहीं होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर समय अधिक लगता है आगमन विधि में। और दूसरा है अधिक परिश्रम और सूझबूझ की आवश्यकता रहती है आपकी, अधिक परिश्रम होता है और सूझबूझ की आवश्यकता होती है। तीसरा दोष है एक तरह से अपूर्ण विधि है आपकी आगमन विधि, क्योंकि खोजे गए नियमों व तथ्यों की जांच के लिए निगमन विधि की ज़रूरत होती है। अगर कोई भी खोजा जाए कोई भी तथ्य या नियम को खोजा जाए, उसकी जांच के लिए क्या है, निगमन विधि की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपकी अपूर्ण विधि मानी जाती है आगमन विधि। अब बात करते हैं सेकंड आपकी निगमन विधि की। निगमन विधि में सबसे पहले से जो है स्थापित नियमों और सूत्रों का प्रयोग करके अध्यापक छात्रों को समस्या का समाधान करना सिखाते हैं। यानी निगमन विधि, पहले नियम बताना, यानी नियम से उदाहरण की ओर चलना। तो निगमन विधि में पहले से स्थापित है उन नियमों तथा सूत्रों का प्रयोग करके अध्यापक छात्रों को समस्या का समाधान करना सिखाते हैं। निगमन विधि में क्या करते हैं अध्यापक? शिक्षक के लिए है, शिक्षक क्या करते हैं? छात्रों को समस्या का समाधान करना सिखाते हैं। एक क्वेश्चन बन गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अध्यापक छात्रों को समस्या का समाधान करना सिखाते हैं किस विधि के द्वारा? तो आपके निगमन विधि के द्वारा। निगमन विधि जो है आपकी नियम से उदाहरण की ओर है और सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। ये 2 पॉइंट नोट कर लीजिएगा। तीसरा पॉइंट है सूक्ष्म से स्थूल की ओर, यानी आगमन का विलोम, प्रतिलोम मान लेना है। आगमन का विलोम आपका निगमन है। आगमन में क्या है, पहले आपको उदाहरण, इसके बाद नियम। निगमन में क्या है आपका, पहले आपका नियम, इसके बाद उदाहरण। पहले आए शिक्षक आए, सीधे क्लास में ज्वाइन किए, सीधे नियम बता दिए, सीधे नियम लिखो, इसके बाद उदाहरण बताते हैं। तो ये आपको क्या हो जाता है, निगमन विधि। यानी सूक्ष्म से स्थूल की ओर एवं प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। पहले प्रमाण कर देते हैं, पहले प्रमाण दे देते हैं, इसके बाद प्रत्यक्ष पर चलते हैं। तो ये हो गया आपकी निगमन विधि। निगमन विधि के गुण देख लेते हैं दोस्तों। यह एक सरल और सुविधाजनक विधि है। सरल और सुविधाजनक विधि कौन सी है? निगमन विधि है। स्मरण शक्ति के विकास में सहायक कौन सी विधि है? निगमन विधि है। संक्षिप्त और व्यवहारिक विधि कौन सी है? आपकी निगमन विधि है। तो ये प्रमुख 2 गुण हैं आपके। चौथा गुण है बालक तेजी से सीखता है। जो निगमन विधि होता है बालक तेजी से सीखता है। क्यों सीखता है? शिक्षक आए, कक्षा में प्रवेश किए, फटाफट नियम लिखा दीजिए, बच्चों एक नियम लिखो, परिभाषा लिखा दिए, इसके बाद उदाहरण बता देते हैं। तो बच्चों परिभाषा क्या है, रट लेते हैं। रटंत विधि हो जाती है आपकी, रटना ही पड़ता है क्योंकि फटाफट नियम बता देते हैं। तो रटने वाली विधि भी आपकी निगमन विधि है। और दोष यही है दोस्तों कि रटने की शक्ति पर बल देती है। जो निगमन विधि है आपकी, यह रटने की शक्ति पर बल देती है। और यह विधि छात्रों को जो ज्ञान देती है वह अस्थायी और अस्पष्ट होता है, क्योंकि वह उस ज्ञान को स्वयं के प्रयास से प्राप्त नहीं करते हैं, वो रटनते हैं। रटंत विधि है आपकी निगमन विधि, रटंत विधि है। और छात्रों में रटने की आदत डालती है।
इसलिए छात्र जो है समान नियमों, सिद्धांतों या सूत्रों को बिना समझे हुए ही कंठस्थ करने का प्रयास करते हैं, जो कि गणित जैसे विषय के लिए अत्यंत हानिकारक है। तो रटने की शक्ति पर बल देती निगमन विधि, यह एक दोष है दोस्तों। अब दोस्तों हम यहाँ पे विश्लेषण विधि के बारे में बात करेंगे। विश्लेषण विधि जो है किसी विधान या व्यवस्था क्रम की सूक्ष्मता से परीक्षण करने की तथा उसके मूल तत्वों को खोजने की क्रिया को विश्लेषण नाम दिया गया। अब विश्लेषण विधि कैसे, मान लीजिए कोई भी एक बड़ा चीज़ है, उसे हम पढ़ नहीं पाते, उसे क्या हम टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, क्या कर लेते हैं, टुकड़ों में, पार्ट वाइज में, 1 2 3 पार्ट वाइज में तोड़ लेते हैं। आज हमें मैथ्स में नंबर सिस्टम पढ़ना है, इसके बाद नंबर सिस्टम में कई सारे पार्ट होते हैं। आज हमें प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर पढ़ना है, तो हमें क्या करते हैं, टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। तो विश्लेषण विधि यही है कि कोई भी चीज़ को, कोई भी वस्तु को, कोई भी पाठ्यक्रम को किसी विधान या व्यवस्था क्रम की सूक्ष्मता से परीक्षण करना, सूक्ष्मता से यानी छोटी छोटी चीज़ों को भी परीक्षण करना है, तो यह टुकड़ों पे तोड़ लेंगे, उसका परीक्षण कर लेंगे, और जो छोटी छोटी चीज़ों का परीक्षण करने के बाद जो उसके मूल तत्व होंगे उसको खोज लेंगे, और यही खोजना ही आपका विश्लेषण विधि कहलाता है, और इसी का नाम विश्लेषण विधि दिया गया है। तो यह विधि आपके अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। अब कोई भी है, ये टुकड़ा है, अब इसको हमें तोड़कर ही पता चलेगा इसके अंदर क्या है। ये गुल्लक है, मान लीजिए गुल्लक में आपके चिल्लर भी पड़े, सिक्के हैं, 5 के हैं, 10 के हैं, नोटें भी हैं, 50 की हैं, 5 की, 2000 की, 500 की नोटें हैं, 100 की नोटें हैं, 200 की नोटें हैं। अब इस पर क्या होगा, जब हम इसको फोड़ेंगे, ठीक है, जब हम इसको फोड़ेंगे यानी फिर 5-5 के सिक्के गिनेंगे, 10 के सिक्के, आपके 50 के नोट हो गए, 100 के नोट, 200 के नोट, 500 के, 2000 के, जब ये नोट गिनेंगे यानी कि सूझता से जाएंगे, समझ गए ना दोस्तों, सूझता से जाएंगे तो ये आपकी अज्ञात से ज्ञात की ओर जाएंगे। हमें पता नहीं गुल्लक में कितने पैसे हैं, लेकिन जब हम इसको फोड़ेंगे, सभी गिन लेंगे सिक्के और नोट को, तब हमें क्या होगा, ज्ञात हो जाएगा। तो अज्ञात से ज्ञात की ओर आपका यह विधि है। कौन सी विधि, विश्लेषण विधि है, और इसका प्रयोग आपके रेखा गणित में प्रमेय, निर्मेय आदि को सिद्ध करने में किया जाता है। जैसे आपके पाइथागोरस का प्रमेय होता है, ये आपका बन गया। क्या होता है पाइथागोरस का प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। मान लीजिए ABC आपका ये बन गया, तो AC का वर्ग धन AB का वर्ग धन आपका BC का वर्ग, AC का वर्ग बराबर, यानी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो ये क्या हो जाता है, आपका विश्लेषण विधि हो जाता है। विश्लेषण विधि का गुण देख लेते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है जो बालक में जिज्ञासा उत्पन्न करने, उनमें अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करता है। अब मान लीजिए मैंने बताया गुल्लक में, अब गुल्लक में कितना पैसा है, जिज्ञासा होती है कि इसके अंदर कितना पैसा हो सकता है, कितने 5 के सिक्के होंगे, कितने 10 के सिक्के होंगे, कितने 100 के नोटें होंगे, कितने 500 के नोट होंगे, कितने 2000 के नोट होंगे। तो क्या होगा, एक जिज्ञासा होती है, एक रुचि उत्पन्न होती है। तो क्या है, बालकों में जिज्ञासा होती है, उत्पन्न होती है। तो ये आपकी विश्लेषण विधि है, और ये आपकी एक मनोवैज्ञानिक विधि भी है। और स्वयं समस्या का समाधान करने में, अब गुल्लक बना है, अब इसे फोड़ेंगे तो हम स्वयं समस्या समाधान हो जाएगा, कितने पैसे हैं गिन लेंगे। तो स्वयं समस्या का समाधान करना, हल खोजने पर बल देती है आपकी विश्लेषण विधि। अब आपकी आती है विश्लेषण विधि जो है अन्वेषण क्षमता, अर्थात खोज करने की क्षमता का विकास होता है। जब आप स्वयं कार्य करते हैं, स्वयं खोज करते हैं, आपकी रुचि होती है, बालकों के लिए है, और यह आपकी जो विश्लेषण विधि है पूर्णतः आपके बालकों के लिए है। अन्वेषण क्षमता अर्थात खोज करने की क्षमता का विकास होता है विश्लेषण विधि में, और ये जो है स्थायी ज्ञान उत्पन्न होता है, क्योंकि आप स्वयं कर रहे हैं। यहाँ पर आप स्वयं, बालक स्वयं करता है तो उसको स्थायी ज्ञान उत्पन्न होता है। और इसके दोष क्या है, आपकी विश्लेषण विधि का दोष है अधिक समय लेने वाली विधि है। जो विश्लेषण विधि है यह आगमन विधि का ही समकक्ष माना जाता है, पूर्ण रूप से नहीं बोल सकते लेकिन समकक्ष माना जाता है आगमन विधि का। तो विश्लेषण विधि और आगमन विधि अधिक समय लेने वाली आपकी विधि है यह, और कुशल अध्यापन की ज़रूरत होती है। इस विधि में, विश्लेषण विधि में कुशल अध्यापन करने की ज़रूरत होती है। कुशल अध्यापन की ज़रूरत होती है यानी शिक्षक सर्वगुण संपन्न होना चाहिए, यानी समझना चाहिए बच्चों को। अगली आपकी चौथी है संश्लेषण विधि। संश्लेषण का अर्थ होता है अनेक को एक करना, अनेक को एक करना, यानी बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 टुकड़ों में है। कोई चीज़ 6 टुकड़ों में है और इनको हमें एक करना है, हमें इनको क्या करना है, एक करना है, यही संश्लेषण है।
यानी अनेक को एक करना, अनेक को एक करना। एक परिवार है, परिवार बिखर चुका है, माता पिता भाई बहन बच्चे सब, दादा दादी सब अलग अलग हैं, इनको एक करना है, इनको संश्लेषण करना है। इनको, ये आपके माता जी, ये फादर हो गए, ये ग्रैंड फादर हो गए, ग्रैंड मदर हो गई, ये आपके ब्रदर हो गया, ये आपकी सिस्टर हो गई। ये सब अलग अलग है, अलग अलग रूम में रह रहे हैं, ये अलग अलग जगह है, अलग अलग सिटी में रह रहे हैं। अब इनको क्या, लॉकडाउन हो गया। अब लॉकडाउन हो गया तो ये घर में आएंगे, जो इनका होम होगा, लॉकडाउन में आ गए घर, घर में क्या होगा, ये संश्लेषित हो गए। ये घर में आकर संश्लेषित हो गए, यानी कि एक जगह पर इकट्ठा हो गए, यानी कि अनेक को एक हो गया। यानी अनेक सिटियों से रह रहे थे, अनेक जगह पर रह रहे थे, एक जगह पर आ गए, तो ये क्या हो गया, आपकी संश्लेषण विधि हो गई। यानी कि इस विधि में कई विधियों का उपयोग करके समस्या का समाधान करने पर बल दिया जाता है। हिंदी पढ़ाने में पहले वर्णमाला सिखाकर तब शब्दों का ज्ञान कराया जाता है। जो हिंदी पढ़ाते हैं, जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, पहले क्या है, वर्णमाला सिखाते हैं, तब फिर शब्दों का ज्ञान कराए। भैया जो वर्णों से मिलके ही सब तो शब्द बनते हैं। जब वर्णों का ज्ञान हो जाएगा तब आपको शब्द का ज्ञान हो जाएगा। तो वर्णों को मिलाकर यहाँ पे शब्द का ज्ञान कराया जाता है। तत्पश्चात शब्दों में वाक्य बनवाए जाते हैं। ये आपकी कौन सी विधि में है, ये आपकी संश्लेषण विधि में है। और संश्लेषण विधि के गुण कौन सा है, ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाती है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। जो हमें ज्ञात होता है ये अज्ञात की ओर ले जाती है। यानी कि कई टुकड़ों को जब जोड़ लेती इकट्ठा तो क्या हो जाता है, ये अज्ञात होगा, क्योंकि टुकड़े को हमें मालूम है, टुकड़े हमें मालूम है, ये इधर से इधर इधर है। जब इसको संश्लेषित करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, तो यह अज्ञात बन जाता है। अर्थात ज्ञात नियमों का प्रयोग करके अज्ञात परिणाम की प्राप्ति की जाती है। उदाहरण, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। एक वृत्त की त्रिज्या आपकी 9 सेंटीमीटर है, कोई वृत्त है, ठीक है, इसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर दे दिया, तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अब हमें क्या है, 9 सेंटीमीटर पता है त्रिज्या है, अब वृत्त का क्षेत्रफल तो ये अज्ञात हो गया। जब इस पर हम सूत्र लगाएंगे, अब हम इस फार्मूला यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, जब सूत्र लगाएंगे ये आपकी त्रिज्या का मान रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल आपका निकल आएगा। तो यह होता है संश्लेषण विधि और इसका गुण यही है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों आपके लिए लाए हैं। और संश्लेषण विधि का गुण और दूसरा देख लेते हैं। सरल और सुविधाजनक विधि मानी जाती है संश्लेषण विधि, और समस्या का समाधान तीव्रता से संभव होता है। संश्लेषण विधि में जो है, ये आपका प्रश्न आ चुका है कई बार दोस्तों कि समस्या का समाधान तीव्रता से संभव किस विधि द्वारा होता है। यह समस्या का समाधान तीव्रता से संभव है, आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि। तो आपका संश्लेषण विधि में तीव्रता से संभव है। चौथा है आपका स्मरण शक्ति के विकास में सहयोग करती है। जो स्मरण शक्ति होती है उसको विकास करने में आपकी संश्लेषण विधि सहयोग करती है। ज़्यादातर गणितीय समस्याओं का समाधान इसी विधि के उपयोग से किया जाता है। संश्लेषण विधि से ज़्यादातर जो गणितीय समस्याएं होती है उनको इसी विधि से उपयोग किया जाता है। कौन से, संश्लेषण विधि से। तो संश्लेषण विधि आपका निगमन विधि का रूपांतरित माना जाता है, कुछ मिलता है निगमन विधि में। और इसका दोष क्या है दोस्तों, तो संश्लेषण विधि का दोष है कि रटने की प्रवृत्ति पर जोर देती है। क्योंकि रटने पर, जैसे निगमन विधि है, इस पर भी आए शिक्षक सीधे नियम बता दिए, इसके बाद समझाते हैं, पहले परिभाषा या नियम लिखा देते हैं। तो निगमन विधि इसी प्रकार आपका संश्लेषण विधि है, यह रटने की प्रवृत्ति पर जोर देती है, जिससे अन्वेषण क्षमता के विकास का मौका उपलब्धि नहीं होता। अन्वेषण, खोज करने की कोई क्षमता विकास ही नहीं हो पाती बच्चे पर। तो ये आपका कौन सा, ये दोष है आपका दोस्तों। अब बात करते हैं पाँचवें की। अब ये जो भी 5-6 आपकी विधियां हैं फटाफट इनको बताएंगे, बस 2-2 लाइन के सभी हैं। प्रयोगशाला विधि क्या है, प्रयोग के लिए हमें एक प्रयोगशाला की ज़रूरत होती है। प्रयोगशाला विधि जिसमें हम समस्याओं को यांत्रिक तरीक़ों से हल करते हैं। कोई एक रूम है जिस पर हम खोज करते हैं, तो है प्रयोगशाला विधि। सबसे सिंपल विधि है और बहुत आसान क्वेश्चन इससे आते हैं, जैसे पाइथागोरस प्रमेय को प्रयोगशाला में सिद्ध करना। तो क्या हो जाएगा, जब पाइथागोरस प्रमेय को प्रयोगशाला में सिद्ध करेंगे तो वहाँ पर कुछ यांत्रिक होंगे, कुछ समान होंगे यांत्रिक, कुछ लैब के समान होंगे, जिससे हम पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोगशाला में सिद्ध कर सके। तो क्या है, ये प्रयोगशाला की ज़रूरत होती है प्रयोगशाला विधि में, जिससे हम समस्याओं को यांत्रिक तरीके से हल कर सके। तो प्रयोगशाला विधि में यांत्रिक तरीक़ों से समस्याओं का हल किया जाता है। प्रयोगशाला में यांत्रिक तरीक़ों से समस्याओं का हल किया जाता है।
और प्रयोगशाला विधि का गुण है रुचिकर विधि है, क्योंकि जब हम खोज करते हैं, स्वयं खोज करते हैं, तो यह रुचिकर हो जाती है। और स्थायी अधिगम का स्रोत होता है, क्योंकि सब हम स्वयं खोज कर रहे हैं, तो ये क्या है, स्थायी अधिगम का स्रोत कहलाता है। और आपका है तर्क क्षमता, निगमन क्षमता का विकास होता है। तर्क क्षमता में जो है निगमन क्षमता का विकास होता है। और है रचनात्मक का विकास होता है, क्योंकि आप एक खोज कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं मतलब एक रचना कर रहे हैं, तो रचनात्मक का विकास आपके किस विधि में होता है, आपके वैज्ञानिक यानी प्रयोगशाला विधि, सॉरी दोस्तों, प्रयोगशाला विधि में आपका रचनात्मक विकास होता है। प्रयोगशाला विधि की दोष क्या है, ये खर्चीली विधि है। बहुत सारे देखिए इसके आपको खर्चीला क्यों माना जाता है, क्योंकि लैब की ज़रूरत है, लैब में बहुत सारे सामान की ज़रूरत है। आपके कुछ भी आपको करना है तो केमिस्ट्री करना है, तो उनके लिए आपके केमिस्ट्री वाले आपको पार्ट चाहिए, सामान चाहिए, तो यह बहुत ही खर्चीली विधि मानी जाती है। तो खर्चीली विधि आपकी प्रयोगशाला विधि है और कम संख्या वाली कक्षा के लिए ही उपयोग में लाई जा सकती है, क्योंकि एक लैब है, एक रूम है, वहाँ पे 10 से 12 ही विद्यार्थी आ सकते हैं, 10 से 12 स्टूडेंट आ सकते हैं। तो क्या है, एक सीमित कक्षा में सीमित विद्यार्थियों के लिए की जा सकता है, यानी कम संख्या वाली कक्षा के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। और तीसरी जो दोष है आपका प्रयोगशाला विधि में, छोटी उम्र के बच्चों के लिए रुचि उत्पन्न नहीं कर पाती। छोटे बच्चों के लिए यह नहीं कर पाते, क्योंकि उनमें ये क्षमता नहीं होती है खोज करने की स्वयं, तो ये छोटे बच्चों में रुचि जो है उत्पन्न नहीं कर पाती है। छठवीं है दोस्तों समस्या समाधान विधि, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी समस्या का समाधान या हल प्राप्त करने के लिए क्रमबद्ध तरीके से किसी समान विधि या विधि का प्रयोग करना पड़ता है। समस्या समाधान अधिगम के अंतर्गत लर्निंग बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम, यानी किसी भी समस्या का समाधान करना, एक क्रमबद्ध तरीके से किसी भी समस्या का हल करना, ये विधि का प्रयोग करना पड़ता है समस्या समाधान के लिए। यानी समझ लीजिए समस्या समाधान है, अगर कोई भी समस्या, उसको समाधान के लिए समस्या समाधान विधि का प्रयोग किया जाता है। और इसके अंतर्गत क्या है, जीवन में आने वाली नवीन समस्याओं के तरीकों का हल निकलवाना या निकालना संभव होता है। तो नवीन समस्याओं के तरीकों का हल निकलवाना संभव होता है किस विधि में, तो आपके समस्या समाधान विधि में संभव होता है। सातवीं विधि आपकी प्रयोजन विधि। इस विधि में किसी भी समस्या के समाधान के लिए छात्र स्वयं किसी भी समस्या का समाधान अपनी स्वाभाविक तर्कशक्ति के द्वारा जानकारी प्राप्त करता है। यानी जो प्रयोजन विधि होती है, किसी भी समस्या के समाधान के लिए, कोई भी समस्या हो, छात्र जो है स्वयं किसी भी समस्या का समाधान अपनी स्वाभाविक, यानी जो प्रयोजन विधि होती है, छात्र जो है स्वयं अपनी स्वाभाविक तर्कशक्ति के द्वारा जानकारी प्राप्त करता है, यह आपकी प्रयोजन विधि में करता है, तथा उससे अपने व्यवहार में परिवर्तन करके समस्या का हल खोजता है आपके प्रयोजन विधि में। बालक जो है, छात्र जो है, अपने व्यवहार में परिवर्तन करके समस्या का हल खोजता है, आपकी प्रयोजन विधि में खोजता है। और इस विधि में समस्या का हल जो है खोजने के लिए प्रयोजन पूर्ण कार्य किए जाते हैं। और जो अगली विधि है आपकी व्याख्यान विधि है। व्याख्यान विधि शिक्षण की सबसे प्रचलित विधि है। बहुत बार एग्जाम में आता है परीक्षा में कि शिक्षण की सबसे प्रचलित विधि कौन सी है, तो व्याख्यान विधि है। इसमें एक कुशल अध्यापक अपने व्याख्यान द्वारा पूरी कक्षा या एक समूह को उनकी समस्या के समाधान की विधि से परिचित कराता है। तो यह शिक्षक के लिए है, व्याख्यान विधि शिक्षक के लिए है। इसमें बालक नहीं बोल सकता है, बालक मूक अवस्था में रहता है, बालक को बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता, क्योंकि व्याख्या कौन करता है, व्याख्या शिक्षक करता है। तो शिक्षण की सबसे प्रचलित विधि व्याख्यान विधि है। इसमें एक कुशल अध्यापक अपने व्याख्यान द्वारा पूरी कक्षा एक समूह को उनकी समस्या के समाधान की विधि से परिचित कराता है। और नौवीं विधि आपकी विचार विमर्श विधि। इस विधि में बालक व अध्यापक अपने तर्कों द्वारा अपनी अपनी समस्याओं को एक दूसरे के अनुभव व ज्ञान के आधार पर क्या है सुलझाने का प्रयास करते हैं। यह विचार विमर्श विधि है। कोई भी समस्या है, बालक और शिक्षक एक दूसरे के अनुभव या ज्ञान के आधार पर जब कोई भी समस्या को सुलझाने का प्रयास करते हैं या सुलझाते हैं, तो वह विचार विमर्श विधि कहलाती है। और आपकी अंतिम विधि है कौन सी है, अंशदान विधि। अंशदान विधि बोल सकते हैं, ह्यूरिस्ट विधि बोल सकते हैं, यही अन्वेषण विधि बोल सकते हैं। ये तीन नाम है इसके दोस्तों। अंशदान विधि यहाँ पे, ठीक है, अंशदान विधि होगा, अन्वेषण या ह्यूरिस्ट विधि, ये तीनों नाम से जानी जाती है।
तो ह्यूरिस्ट विधि में क्या है, बोधपूर्वक किए गए प्रयत्नों से तथ्यों को संकलित करके सूक्ष्मग्राही या विवेचक बुद्धि से उसका अवलोकन या विश्लेषण करके नए तथ्य या सिद्धांतों की खोज करना ही अनुसंधान विधि है। और जो 19वीं शताब्दी में आर्मस्ट्रांग ने इस विधि की खोज की थी। और ह्यूरिस्ट शब्द यूनानी भाषा का शब्द है, ह्यूरिस्को से बना है। यूनानी भाषा शब्द जो ह्यूरिस्को है उससे ही आपका ह्यूरिस्टिक बना है, जिसका तात्पर्य होता है मैं स्वयं खोज करता हूँ। तो अन्वेषण ह्यूरिस्ट अंशदान विधि यह है, मैं स्वयं खोज करता हूँ। और बर्नार्ड ने इस विधि को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि जहाँ तक संभव होता है वहाँ तक यह प्रणाली छात्र को खोजने वाले की स्थिति में रखती है। उसे अपनी आधार सामग्री स्वयं खोजनी पड़ती है और अपने प्रश्नों को स्वयं पूछना पड़ता है। फिर आगमन की वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके उसे अपने सिद्धांतों का परीक्षण और अपने निष्कर्षों का निर्माण करना पड़ता है। तो दोस्तों ये रहे आपके 10 महत्वपूर्ण विधियाँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उम्मीद यही करता हूँ ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो। दोस्तों सब्सक्राइब लाइक इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका सिलेक्शन ही इंपॉर्टेंट है। एक सरकारी सीट ही आपके लिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एक बार अंत में अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम शिक्षा जगत की बात करते हैं, आपके सिलेबस के आधार पर प्रश्नों की बात करते हैं, आपके सिलेक्शन की बात करते हैं। तो दोस्तों सभी मित्रों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों धन्यवाद सभी।